Welcome to Prep Nation UPSC. Achieve your goals with our expert guidance. नमस्कार। आज ना हम एक तरह की ऐतिहासिक जासूसी करने वाले हैं। एक ऐसी कहानी की पड़ताल करेंगे जिसका कह सकते हैं कि ज्यादातर हिस्सा हजारों सालों तक खोया हुआ ही था। और ये कहानी है प्राचीन भारत की। अब यही तो सबसे बड़ी पहेली है ना? देखिए, प्राचीन यूनान के पास हेरोडोटस थे, रोम के पास लिवी, लेकिन प्राचीन भारत में इस तरह के कोई इतिहासकार नहीं थे जो एक एक घटना का सिलसिलेवार ब्यौरा रखते। तो फिर सवाल ये उठता है कि हम उसकी कहानी जानते कैसे हैं? तो चलिए इसकी पड़ताल करते हैं। सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि वो असल समस्या क्या है जिसका सामना इतिहासकारों को करना पड़ता है, और फिर हम उन तरीकों को भी जानेंगे जिनसे वो इस गुत्थी को सुलझाते हैं। तो सवाल ये है कि एक इतिहासकार इस केस को सुलझाता कैसे है? बिल्कुल एक जासूस की तरह। वो मेनली 3 तरह के सबूतों का इस्तेमाल करते हैं। पहला, पुरातात्विक साक्ष्य, मतलब जमीन में दबे हुए सुराग। दूसरा है साहित्यिक स्रोत, यानी कि पुराने ग्रंथ। और तीसरा, विदेशी वृतांत, मतलब जो लोग बाहर से आए, उन्होंने क्या लिखा, उनकी गवाही। हम देखेंगे कि ये तीनों सुराग कैसे अलग अलग मौकों पर कहानी को आगे बढ़ाते हैं। तो चलिए सफर शुरू करते हैं सबसे शुरुआती दौर से। एक ऐसा दौर जहां कहानी बताने के लिए हमारे पास सिर्फ भौतिक चीजें ही हैं। इस दौर को कहते हैं प्रागैतिहासिक काल, मतलब इतिहास से भी पहले का समय। अब इस टाइम के लिए इतिहासकारों को पूरी तरह से, मतलब 100% पुरातत्व पर ही निर्भर रहना पड़ता है। पुरातत्व यानी पुरानी चीजों का अध्ययन। क्यों? क्योंकि तब लिखने की कला ही नहीं थी। और ये देखिए, ये है हमारे पहले सुराग। ये पत्थर के औजार भारत में शुरुआती इंसानों के छोड़े हुए पहले निशान हैं। ये सिर्फ ये नहीं बताते कि वो शिकार कैसे करते थे, बल्कि सोचिए पत्थर किस तरह का है, वो कहाँ से आया। ये सब हमें उनके घूमने फिरने के रास्तों और शायद शुरुआती व्यापार के बारे में भी बताता है। लेकिन अब इन साधारण औजारों से कहानी थोड़ी और जटिल होने वाली है। अब हम एक बहुत बड़ी और बेहद रहस्यमयी सभ्यता की ओर बढ़ रहे हैं। ये थी सिंधु घाटी सभ्यता, और ये सिर्फ कोई एक बस्ती नहीं थी। ये तो मिस्र और मेसोपोटामिया की सभ्यताओं से भी बड़े इलाके में फैली थी। इनके शहर इतने सुनियोजित थे, आप सोचिए, सीधी सड़कें, नालियों का पूरा सिस्टम, ये सब एक बहुत मजबूत केंद्रीय शासन की तरफ इशारा करता है। लेकिन यहीं पर हमारे सामने एक बहुत बड़ी पहेली आ जाती है। इस दौर को कहा जाता है आद्य ऐतिहासिक काल। अब इसका मतलब क्या है? मतलब ये कि हमें उनकी लिखावट तो मिली है, मोहरों पर, दूसरी चीजों पर, लेकिन कमाल की बात यह है कि आज तक कोई भी उसे पढ़ ही नहीं पाया है। ये एक महान सभ्यता का एक ऐसा बंद संदेश है जिसे हम देख तो सकते हैं पर समझ नहीं सकते। अच्छा, अब कहानी में एक नया मोड़ आता है। हम एक ऐसे चरण में चलते हैं जहां सबूत भौतिक चीजों से हटकर शक्तिशाली साहित्यिक रचनाएं बन जाती हैं। तो जब सिंधु सभ्यता के शहर फीके पड़ गए, उसके बाद आया वैदिक काल, करीब 1500 से 1000 ईसा पूर्व। इस युग के लोगों ने अपने पीछे बड़े बड़े शहर या मोहरें नहीं छोड़ी। नहीं, उन्होंने छोड़ा एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ, ऋग्वेद। जरा इस नंबर को देखिए, 1028। ये ऋग्वेद का विशाल आकार दिखाता है। ये सिर्फ कुछ भजन नहीं है, बल्कि 1028 अलग-अलग सूक्त हैं, और हर एक सूक्त उस दौर के समाज, उनकी आस्थाओं और दुनिया को देखने के उनके नजरिए की एक खिड़की है। इतिहासकारों के लिए तो ये किसी सोने की खदान से कम नहीं है, बशर्ते ये है कि वो इसे सही तरीके से खोदना जानते हों। और यहीं से असली चुनौती शुरू होती है। ये कोई इतिहास की किताबें तो है नहीं, तो इतिहासकारों को इन धार्मिक भजनों की लाइनों के बीच से सुराग ढूंढने पड़ते हैं। जैसे राजा शब्द का इस्तेमाल कैसे हुआ, परिवार कैसे होते थे, या किन नदियों का जिक्र है जिससे उनके भूगोल का अंदाजा लगे। ये सच में कविताओं के अंदर से इतिहास निकालने जैसा है। अब तक हम अंधेरे में तीर चला रहे थे, है ना? पर अब हम इस जांच में एक बहुत बड़ी सफलता की ओर बढ़ रहे हैं। एक ऐसा पल जहां इतिहास अचानक से बिल्कुल साफ हो जाता है। तो जरा इस सफर को फिर से देखते हैं। हम शुरू हुए थे बिना किसी लिखावट वाले दौर से, फिर पहुंचे उस दौर में जहां लिखावट तो थी पर उसे कोई पढ़ नहीं सकता था, और अब हम पहुंच रहे हैं
ऐतिहासिक काल में, वो दौर जहां हम अतीत की आवाज को सीधे सीधे सुन सकते हैं। तो ऐतिहासिक काल बस तभी शुरू होता है जब हमें ऐसे लिखित स्रोत मिलते हैं जिन्हें हम पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। अब हमें अंदाजा लगाने की जरूरत नहीं है, अब हम सीधे अतीत के लोगों के संदेश पढ़ सकते हैं। और भारत के इतिहास में ये निर्णायक मोड़ आता है मौर्य साम्राज्य और सम्राट अशोक के साथ। उनके पत्थर पर लिखे हुए आदेश, जिन्हें हम शिलालेख कहते हैं, वो भारत के सबसे पुराने दस्तावेज हैं जिन्हें हम पढ़ पाए हैं। और हाँ, यहीं पर हमारा वो तीसरा सुराग भी काम आता है, विदेशी वृत्तांत। लेकिन सोचिए, सदियों तक तो ये पत्थर के संदेश भी एक रहस्य ही थे, कोई इन्हें पढ़ ही नहीं पाता था। फिर 1830 के दशक में जेम्स प्रिंसेप नाम के एक विद्वान ने कमाल कर दिया। उन्होंने ब्राह्मी लिपि को समझने में सफलता हासिल की। ये एक ऐतिहासिक पल था जिसने हजारों साल पुराने मौन को तोड़ दिया। और फिर जब इतिहासकारों ने अशोक के इन संदेशों की तुलना यूनानी राजदूत मेगास्थनीज जैसे यात्रियों के लेखों से की, तो तस्वीर और भी साफ हो गई। मतलब अंदर के सबूत और बाहर की गवाही दोनों मिलकर एक मजबूत कहानी बना रहे थे। तो हमने अब तक क्या सीखा? एक गुमशुदा इतिहास की पहेली को आखिर सुलझाया कैसे जाता है? चलिए इस पूरी जासूसी प्रक्रिया को फटाफट संक्षेप में समझते हैं। तो ये साफ है कि प्राचीन भारत का इतिहास लिखना कोई एक बार का काम नहीं, ये एक लगातार चलने वाली खोज है। इसमें क्या क्या शामिल है? पत्थर के औजारों का विश्लेषण करना, अनसुलझी लिपियों के रहस्य से जूझना, धार्मिक ग्रंथों की गहराइयों में उतरना, और फिर शिलालेखों जैसे सीधे संदेशों को विदेशी गवाहियों से मिलाकर देखना। ये सब कुछ इसका हिस्सा है। और ये सब हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। देखिए, इतिहास कोई बंद केस नहीं होता, ये एक जारी जांच है। जमीन के नीचे अभी भी न जाने कितने रहस्य दबे हैं, और क्या पता, शायद एक दिन सिंधु घाटी की वो रहस्यमयी लिपि भी पढ़ ली जाए। सोचिए जरा, उस दिन प्राचीन भारत की कहानी एक बिल्कुल ही नया मोड़ ले लेगी।